जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की, जीत प्रकृति की, जीत है ज्योत की, विरासतों के प्रीत की, कर्म के धन की, जीत है ये देश की कि नए युग के प्रवेश की। ये जीत है भारत की। ये जीत है भारत की, ये जीत है जनता जनार्दन की। वाह वाह। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 वर्ष के हो जाएंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रही है और ये पूरा हफ्ता उनका ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन ये जो राजनीतिक सफर है ये इतना आसान नहीं था। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 11 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन्होंने गुजरात में और उसके बाद देश में एक बड़ा बदलाव लाया। खासकर अगर हम आर्थिक फ्रंट की बात करें, ग्रोथ के लिहाज से भी आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत की है। आने वाले समय में जिस तरह के रिफॉर्म भारत कर रहा है वो दिन दूर नहीं, हम आने वाले समय में चौथी अर्थव्यवस्था और उसके बाद दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और इसके लिए जो अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसको नेक्स्ट जेन रिफॉर्म कहा जा रहा है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में किया गया रिफॉर्म, जिसके लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कई बड़े बदलाव किए हैं और जिसकी चर्चा लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में भारत को कई और बड़े सुधार के कदम उठाने हैं, क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत बनाने के लिए यूं तो हमें 10-10.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको लक्ष्य जो है वो महत्वाकांक्षी रखने होते हैं। तो जाहिर है उसमें जीएसटी का ये रिफॉर्म मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ ऐसे कानून जो भारत को आगे बढ़ाने में हर्डल पेश आते हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना, कुछ सेक्टरों को और खोलना, खासकर फॉरेन एफडीआई के लिए। लेकिन चूंकि मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करना चाहता हूं, 2014 से पहले जब भी लोकसभा में या राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया जाता था कि जो टारगेटेड लोगों के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता, या कहा जाता था कि वो बड़ी स्कीम जो है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाती है। और इस मामले में राजीव गांधी की एक कहावत का हमेशा जो है उदाहरण लिया जाता है। वो था कि जब हम 1 रुपया सेंटर से भेजते हैं तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते 20 पैसा रह जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसको मैं कम से कम मानता हूं अपने अनुभव के साथ, वो ये था कि जो सबके खाते खुलवाए गए, यानी जनधन, आधार एंड मोबाइल, इनको आपस में लिंक किया गया और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी उसका सीधा फायदा टारगेटेड लोगों को मिलना शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं कि 1 रुपया पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति तक पीछे से 4.5 रुपए खर्च करने पड़ते थे, तब जाके उस व्यक्ति तक 1 रुपया पहुंचता था। अब मान लीजिए वो 1 रुपया भी नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका फायदा आम लोगों तक मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की शुरुआत हुई तो उसने बहुत हद तक करप्शन पे लगाम लगाई, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि हमारा काम है पैसा देना, उसको इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन ये सबसे बड़ी, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी जीत में मानूंगा 2014 के बाद जो एक व्यापक बदलाव आया हमारे सोशल सेक्टर में, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर को, जब इस अभियान की शुरुआत हुई तो तब भी ये कहा जा रहा था कि साहब इससे क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं एक भारी मानसिकता में बदलाव आया है। खासकर हमारे बच्चों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई है। आज अगर आप कूड़ा फेंकते हैं तो उससे पहले 10 बार सोचते हैं। हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो हमारा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है। एक कॉम्पिटिटिव वातावरण तैयार हुआ है, यानी जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं या जितने भी देश के प्रमुख शहर हैं
उनके बीच में एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना है कि कौन अपने शहरों को ज्यादा स्वच्छ रखता है, और उसकी बाकायदा एक रैंकिंग की व्यवस्था है। और हर साल जो शहर सबसे अच्छा काम करता है उस शहर का नाम सामने आता है। जैसे अभी इंदौर का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे कई शहरों में स्वच्छता को लेकर एक अलग जागृति जगी है। मैं भी मानूंगा कि स्वच्छता के मोर्चे पे भी बहुत शानदार काम हुआ है, क्योंकि स्वच्छता से हमारे स्वास्थ्य में भी विपरीत असर पड़ता है, और उस विपरीत असर पड़ने के चलते हमारी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर भी होता है। अगर हम बहुत हद तक यहां पर सफलता पा लेते हैं तो हमारा वो जो पैसा बचता है, जो हम स्वच्छता के लिहाज से खर्च कर रहे हैं, वो हम दूसरे रचनात्मक कार्यों में खर्च कर सकते हैं। तीसरा अहम पड़ाव मैं कहूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक गेम चेंजर साबित हुई है। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम में व्यापक बदलाव किए गए, खासकर आयुष्मान योजना, जिसने भारत के बड़े पैमाने पे लोगों को एक सुरक्षा कवर दिया है। 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया है, वो अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकते थे। पहले देखने में आता था या तो लोग इलाज नहीं कराते थे क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, और फिर पैसा खर्च करने के लिए उनके पास नहीं होते थे, और अगर पैसा होता भी था स्वास्थ्य कारणों में खर्च करने के चलते वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। यानी जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसका मल्टीपल इंपैक्ट कैसे होता है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप गरीबी रेखा के ऊपर आ गए और अचानक आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया और आपकी सारी जमा पूंजी उस व्यवस्था में लग गई, फिर से आप गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो इस लिहाज से गरीबी को अलग अलग तरीकों से उस पर हमला किया गया, और यही कारण है इस कार्यकाल में 25 करोड़ लोग, ये डाटा है, गरीबी से बाहर निकले हैं। एक जो और बड़ी दिक्कत थी, खासकर एमबीबीएस सीट्स को लेकर या पैरामेडिकल कॉलेजेस को लेकर, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, वो अगर मैं उसको नॉर्थ बनाम साउथ की बात करूं तो साउथ में तो ये रेशियो 70:30 का था। यानी नॉर्थ में 30% मेडिकल कॉलेज और साउथ में 70% मेडिकल कॉलेज। उसमें भी मध्य प्रदेश, उसमें भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा, कर्नाटका, यहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस थे। लेकिन यहां संतुलन साधने की कोशिश की गई, मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई हैं, सुपर स्पेशलिटी की सीट बढ़ाई गई है, दवाइयां सस्ती की गई हैं, जेनेरिक दवाइयों का चलन बढ़ा है, लोग उसके प्रति जागरूक हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण मैं मानता हूं, क्योंकि ये इस पे चर्चा होनी चाहिए, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी अगर आप देखें, जिस पैमाने पे प्रतिदिन रोड्स बन रही हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो रूरल रोड्स हो, इन सब पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो रोडों के जाल जो बिछाया गया है वो बहुत तेजी से बिछ रहा है। अगर आप रेल नेटवर्क देखें, चाहे नई लाइन बनाने का काम हो, चाहे डबलिंग द लाइन हो, नई ट्रेनों को शुरुआत करने की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट को एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की जाए, नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात की जाए, पावर सेक्टर में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे जो रिफॉर्म किए गए, जिस तरह के एम्बिशियस लक्ष्य रखे गए, चाहे वो सोलर की बात देख लीजिए, सोलर के लिए लक्ष्य जो हमने 2030 के लिए रखा था वो हमने अभी उसके आसपास हम पहुंच गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और किसी भी देश की अगर आपको जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सपोर्ट करता है। चाहे वो पावर जनरेशन की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे फिर वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोपवे कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, इन सारे मापदंडों में इन 11 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के फ्रंट पे देखते हैं, आप नक्सलिज्म जो एक बहुत बड़ी चुनौती था हमारे सामने, खासकर कुछ राज्यों का तो एक बड़ा हिस्सा प्रभावित था, 200 से ज्यादा जिले नक्सलाइट जिले कहलाते थे, लेकिन आज नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है।
तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको कहना चाहूंगा पाकिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हाल ही में जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया, उससे हमने दुनिया को भी यह संदेश दिया है कि भारत विनम्र है, धैर्य है और हम युद्ध पे विश्वास नहीं रखते। हम बुद्ध को मानने वाले, हम युद्ध को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन आप हमारी धरती पे आके हमारे लोगों को मारोगे तो हम आपको पाताल तक भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जो ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन ये पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है। साथ ही साथ मैं कहूंगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी बहुत शानदार काम हुआ है। कई लोग इस बात को कहते हैं कि साहब हमने शी जिनपिंग को झुलाया, हमें क्या मिला। कई लोग कहते हैं कि हमने ट्रम्प साहब के साथ अब की बार मोदी ट्रम्प सरकार जैसे बातें की, लेकिन हमें क्या मिला। लेकिन भारत ने मैं कहूँगा अपनी सारी ताकत लगाई कि देशों के साथ, सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हों, और बहुत हद तक उस पर कामयाबी भी मिली है। एक और फ्रंट में मैं बात करना चाहूँगा जिसको मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी था, और 2014 में जब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को कवर करते थे, उनसे पूछा भी जाता था कि भारत के अन्नदाताओं के लिए उनके पास क्या है, तो उसमें सबसे ऊपर था कि किसानों की जो लागत थी उसके ऊपर 50% मुनाफा मिले। हालांकि इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। किसानों के जो उपज है उसके मिनिमम सपोर्ट की प्राइस में बात करूं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिहाज से भी बहुत काम किए गए हैं। प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा काम किया गया है। किसानों को उनकी उत्पाद का सही दाम मिले, इस क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। और आने वाले समय में परंपरागत खेती की ओर हम बढ़े, उस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और उसमें स्टेट को इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक जो कॉम्पिटिटिव वातावरण है वो राज्यों के बीच अख्तियार हुआ है। मैं कहूंगा जाहिर है आने वाले समय में, क्योंकि हमने लक्ष्य बड़ा रखा है, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, आर्थिक मोर्चे पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है, सुधार के दृष्टिकोण से हमें बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है राज्यों को हमें और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक राज्य निवेश के लिहाज से, आर्थिक बदलाव के लिहाज से ज्यादा बेहतर काम नहीं करेंगे तो 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो आसान नहीं होने जा रहा है। इस फ्रंट में मैं कहूंगा ये सरकार आने वाले समय में जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्रा है उस पर कैसे आगे बढ़ेगी, इस पे भी देखना दिलचस्प होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 11 साल का सफरनामा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खाते में कई सारे महत्वपूर्ण बातें भी लेके आता है। जैसे वो पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिनका कि सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, और उस कार्यकाल के दौरान जो बड़े फैसले लिए गए हैं एफडीआई के लिहाज से आप देख लीजिए, चाहे रिटेल की बात करें हम, चाहे इंश्योरेंस की बात करें हम, चाहे डिफेंस की बात करें हम, इन सारे सेक्टरों को खोला गया, इन सारे सेक्टरों को कॉम्पिटिटिव बनाया गया है। इन सभी लिहाज से अगर हम देखें इन 11 वर्षों में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो भारत को प्रगति की ओर ले जाते हैं। और चूंकि आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है, खासकर टैरिफ वॉर जिस तरफ से शुरू हुआ है और दुनिया में जो एक युद्ध का माहौल बना है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच की बात हो, उस फ्रंट में भी आने वाले समय में हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो अगर मैं कहूंगा मेक इन इंडिया, एक बिंदु पे और मैं कहना चाहूंगा, मेक इन इंडिया को लेकर जो वातावरण सृजित किया गया, जो माहौल सृजित किया गया, जिस तरह से राज्यों ने अपने यहाँ इन्वेस्टर समिट कराए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देश दुनिया को दिखाया, अपने यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लेकर लोगों को बुलाया, उसने भी बहुत हद तक बदलाव लाया है। तो मैं कहूंगा मेक इन इंडिया को लेकर जिस तरह से हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़े हैं, वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़े हैं, अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड के रूप में हमने सामने रखा है,
तो उसने भी लोगों के मन में बहुत बदलाव लाया है। बदलाव इस लिहाज से भी आया है कि लोगों को जिस तरह से पूंजी उपलब्ध हुई है, उन्होंने स्टार्टअप की तरह कदम बढ़ाया है, स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाया है। बहुत सारे लोग आज नौकरी पाने के कतार में नहीं, नौकरी देने की स्थिति में भी खड़े हैं। तो ये सारे बदलाव जो हैं ये इस दौर में देखने को मिले हैं, और इसका सारा श्रेय अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। तो उनको बहुत शुभकामनाएं हैं जन्मदिन की। और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लिहाज से भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं, हमारे यहाँ केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है, बद्रीनाथ का कायाकल्प हुआ है, काशी में कितना बड़ा कायाकल्प हुआ है वो सभी को दिखता है। और कुछ बड़े फैसले जो मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ 370 है, राम मंदिर का निर्माण करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले हैं, वो अपने इसी कार्य में लिए गए हैं। तो ये सब कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दिखाई है। आज भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आने वाले समय में मैं कहूंगा संभावनाओं के लिहाज से स्काई इज द लिमिट है, और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। बहुत धन्यवाद। जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की, जीत प्रकृति की, जीत है ज्योत की, विरासतों के प्रीत की, कर्म के धन की, जीत है ये देश की कि नए युग के प्रवेश की। ये जीत है भारत की। ये जीत है भारत की, ये जीत है जनता जनार्दन की। वाह वाह।